चलो, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में देख रहे थे कल। उस दिन मैंने कुछ नहीं पूछा था, बट किसी ने आंसर नहीं किया था मेरे को ग्रुप में। तो यहाँ पे देखो, आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप वो होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट मास नंबर जो है वो अलग अलग होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको। जे थॉमसन ने 1912 में बताया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, बट उनका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। उसके बाद है आइसोबार, द एटॉमिक हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वो एटम जिनका मास नंबर एक होता है, बट उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, तो आइसोबार कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ऑक्सीजन का दिया है O17, ऑक्सीजन का 8 यहाँ पे दिया हुआ है मास नंबर, और फ्लोरीन, ये दोनों आइसोबार यहाँ बताया गया। सॉरी, इनका मास नंबर 17 सेम है, बट इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो एटम्स होते हैं, इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। आइसोटोन, द न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड किसे कहते हैं? मास नंबर को ए से और न्यूक्लियाइड कहा जाता है। कैल्शियम और क्लोरीन है। एटम नंबर 34 का मास नंबर है। तो दूसरे के आइसोटोन ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। एटॉमिक मास यूनिट देखते हैं। जो न्यूक्लियस का मास होता है। मैम आपका आवाज पूरी कट रही, समझ नहीं आ रही है। कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ यस मैम, बोलो, कट आ कट रहा है? अच्छा ठीक है, रुक जाओ। अब आ रहा है मेरा आवाज क्लियर? बताओ। यस मैम। यस मैम। एटॉमिक मास, एटम का जो मास, सॉरी एटम का जो न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस का जो मास होता है, या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल से मिलकर वो बना होता है, उन सबको एक बहुत ही स्मॉल यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, और साथ में उसको AMU कहा जाता है। किसका आह्वान है? गौरव, बंद करो अपना माइक। ठीक है, जैसे कि कार्बन एटम का बताया यहाँ पर, कार्बन का यहाँ पे मास दिया हुआ है 1.99 × 10⁻26 किलोग्राम। तो जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है वो 1/12 पार्ट होता है एक्चुअल मास का। जिस भी एटम का जितना भी मास होगा उसका 1/12 पार्ट होगा एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट में AMU से या फिर ओनली U से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में आता है ये डेफिनेशन। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 पार्ट इनटू मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का मास यहाँ पे दिया है 1.99। ठीक है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू आती है वो लगभग हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होती है। तो उसकी हेल्प से हम प्रोटॉन का मास
न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रोटॉन का मास दिया है यहाँ पे 1.67 और 10 की पावर -27, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट से, तो उसका निकलेगा मास। वैसे ही न्यूट्रॉन के मास को 1 एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड करेंगे तो उनकी वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट जो है एनर्जी का यूनिट होता है सबसे, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं। जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए होती है किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि एक सर्किट में अगर हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी को, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, तो अगर इस बैटरी पे हम लोग 1 वोल्ट देते हैं, ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने सर्किट से या अपने इस पूरे सर्किट में मूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और उसको ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी है 1.60 × 10 की पावर -19। वैसे ही लार्जर यूनिट दिया हुआ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या है, इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ था, E = mc²। तो यहाँ पे अगर हम लोग E = mc² में मास जो है 1 kg रखते हैं और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर गलत दिया है वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 होता है, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो आपका एनर्जी निकलेगा कि 1 किलोग्राम मास के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद रिलेशनशिप दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 एटॉमिक मास यूनिट के बीच में। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लेंगे E = mc² का, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मास की प्लेस पर रखेंगे 1.66, जो कि हमने निकाला हुआ था 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। मैम उसके बाद यहाँ पे जब वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू आएगी 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लेना है E = mc² का, यहाँ पे मास की जगह पे रखेंगे आप 1.66 × 10 की पावर -27 और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, जो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होगा। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर का साइज कितना होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम को यहाँ पे V से रिप्रेजेंट किया गया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। ये आपका एटम का न्यूक्लियस मान लेते हैं, आपका न्यूक्लियस है, इसका साइज कितना होगा डिपेंड करता है कि उसके अंदर में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसकी सेंटर में प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा इसका वॉल्यूम होगा, बिकॉज अगर इनका नंबर ज्यादा होगा तो आपका जो एटम का न्यूक्लियस तो भी बड़ा होगा, और इनका नंबर अगर कम होगा तो इनका जो साइज है वो भी कम होता है। तो जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, बिकॉज जो आपका एटम है वो स्फीयर फॉर्म में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया स्फीयर का, जो होता है 4/3πr का क्यूब। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आपका आएगा 4/3πr का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। फिर यहाँ पर 4/3 और जो पाई है ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे r का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a रखेंगे, क्यूब हटेगा तो इस साइड पर साइन लगेगा, और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटा करके एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा है r0। ठीक है, r0 जो है वो वैल्यू वो है आपका 1.1 × 10 की पावर -15 मीटर का, जो कि न्यूक्लियस की साइज को बताता है।
यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करने के बाद ये बताया गया है कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 मीटर, मतलब 1 फेरोमीटर का होता है, और एटम का जो साइज है वो 10⁻10 मीटर का होता है। जबकि एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज जो है, सॉरी न्यूक्लियस का साइज जो एटम के साइज से 1/10⁵ टाइम्स छोटा होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी निकालने को दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एटम। डेंसिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा मास का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर का क्यूब, और आर की वैल्यू यहाँ पे निकली है r0a⁻1/3। हमने यहाँ पर आर की वैल्यू रख दी, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, r0 की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका जो लास्ट में आया है ये निकलेगा v इज इक्वल टू। फिर उसके बाद मास, न्यूक्लियस का मास कितना होता है 1.66 10⁻⁻27। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को डेंसिटी के फॉर्मूले में रख करके जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका डेंसिटी निकलेगा कि हर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है। तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो लगभग सेम होती है, ये न्यूक्लियस के साइज पर डिपेंड नहीं करती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो देखो आगे देखो, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है दो प्रोटॉन्स के बीच में, ठीक है, दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, मतलब वो कूलम्बिक फोर्स होगा, कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स होगा, बिकॉज दोनों क्या है आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे। इनके बीच का जो फोर्स लगता है वो 10⁻26 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है प्रोटॉन के बीच का वो रिपल्सन फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता, और इनके बीच का रिपल्सन फोर्स ज्यादा होने से जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सेंटर पे स्टे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अगर वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और न्यूक्लियस के सेंटर पे
वो स्टे नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे एक थर्ड टाइप का फोर्स एक्ट करता है जो कि उनको सेंटर पे बाउंड करके रखा रहता है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बाइंड करके न्यूक्लियस पे रखता है। तो इससे ये बताया गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका यहाँ पे 1 के रेशियो में दिया है, कूलम्बिक फोर्स 10 की पावर 36 और न्यूक्लियर फोर्स जो है 10 की पावर 38 के रेशियो में दिया हुआ है। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगेगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगता है। ये जो फोर्स होते हैं शॉर्ट रेंज की फोर्स होते हैं, मतलब कि लगभग बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही इनपे फोर्स लगता है। लगभग 2 फेरोमीटर के बीच में ही इनमें फोर्स लगेगा। चलो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। जो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी है ये एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इसका एक ग्राफ है वो भी आता है एग्जाम में। मास डिफेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है कि जो न्यूक्लियस का मास होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे जो मास को हम सम करते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मास को सम करके वहां पे मतलब कि न्यूक्लियॉन्स का मास निकालते हैं। तो जो वहां पे पार्टिकल्स होते हैं सेंटर पे वो फ्री स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास डिफेक्ट का मतलब बताया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास है, ठीक है, उसका डिफरेंस और सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस पे कौन कौन सा न्यूक्लियॉन्स पे कौन कौन सा मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो सम होगा उसको अगर हम न्यूक्लियस के मास से माइनस करते हैं तो यहाँ पे मास डिफेक्ट की वैल्यू आती है। ठीक है, इसी को देख के यहाँ पे बताया गया है फॉर्मूले के फॉर्म में, मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस एटम ये दिया हुआ है प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास, दोनों को हम माइनस करेंगे न्यूक्लियस के टोटल मास से। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसका मतलब होता है बाइंड करना। एटम के न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं, ठीक है, मतलब उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स पार्टिकल्स, अगर हमको न्यूक्लियस को उसके पार्टिकल में ब्रेक करना है तो उसको हमको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि डिफाइनाइट स्टेट पे अगर हम रखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उनको दूर लेकर के जाते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। इतना वर्क दो चार्जेस जब एक दूसरे के पास आने में दूर जाने में जितना भी वर्क करते हैं उसको उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। क्या the energy required to break up a nucleus into its particle and separate to such a large distance that they may not interact with each other।
दो न्यूक्लियस को उसके पार्टिकल में ब्रेक करते हैं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो वहां पे जो पार्टिकल्स है, इसको अलग अलग ब्रेक करना या अलग अलग इनको सेपरेट करना, इतना सेपरेट करना कि वो एक दूसरे की इंटरेक्ट ना हो सके, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सके। इनको सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको उसका बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पे जो ग्राफ दिया है ये बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में दिया है कि हाइड्रोजन एटम, ठीक है, न्यूक्लियाई के अकॉर्डिंग दिया है। ये देखिए, ये आइसो बार दिया हुआ है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। जैसे जैसे मास का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है। देखिए यहाँ पर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है। इस तरह से जो इसका ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ है ये बाइंडिंग एनर्जी बता रहा है। ये एग्जाम में आता है और ये इम्पोर्टेंट ग्राफ है, याद रखना। चलिए, रेडियो एक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? फिनोमिना, इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था फ्रेंच के साइंटिस्ट हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में। चलो, तो इसको हेनरी बैक्यूरेल ने बताया था 1896 में। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो यूरेनियम है या उससे मिलकर के बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें से कुछ इनविजिबल रेज जो है वो एमिट होते हैं, ठीक है, जो कि किसी ब्लैक पेपर या सिल्वर पेपर को पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यूरेनियम या उससे बने हुए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने बॉडी से कुछ इनविजिबल रेज को एमिट करते हैं जो कि किसी ब्लैक पेपर या सिल्वर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इवन वो रेज जो होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन रेज को बैक्यूरेल रेज कहा गया। तो वो सब्सटेंस जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को या इन रेज को एमिट करता है उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं और इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। फिर उसके बाद सेम फिनोमिना को 1898 में पायरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी ने कंफर्म किया था, ठीक है। इन दोनों ने ये बताया कि जैसे यूरेनियम है आपका, ठीक है, पोलोनियम है, रेडियम है, ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो आज तक लगभग 40 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें रेडॉन और थोरियम भी है। कुछ नेचुरल एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होते हैं, इस कारण से उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है।
उसके बाद देखते हैं रीजन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या होता है। द अनस्टेबिलिटी ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इज द कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। किसी भी न्यूक्लियाई का अनस्टेबल होना ही रेडियो एक्टिविटी का रीजन होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 140 से ज्यादा होता है, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने से उनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता जाता है। और कहीं पर भी अगर बहुत सारे प्रोटॉन्स हो गए हैं और उनके बीच में उनके बीच में अगर रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो गया है तो वो अपने न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए ट्राई करते हैं, और वो जब बाहर आते हैं तो उसी को रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर उसके प्रॉपर्टी दी हुई है कि ये जो रेज होती है वो स्पॉन्टेनियसली एमिट होते रहती है उस सब्सटेंस से। जैसे कि यहाँ पर हमने एक ब्लॉक के अंदर पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, और उसके एक साइड पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम उसको यहाँ पे रखेंगे तो और वहां पर एक नैरो होल किया गया है, तो वहां से जो आपका रेज है वो धीरे धीरे एमिट होता है। तो ये जो नैरो बीम यहाँ से जब एमिट होता है तो वो तीन पार्ट में, तीन रेज में स्प्लिट हो जाता है। कुछ रेज जो होती है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है और कुछ रेज जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, और इसके अलावा कुछ रेज जो होती है वो स्प्लिट जाती है। तो वो रेज जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करती है वो पॉजिटिव रेज होती है, जैसे कि अल्फा, इनको हम अल्फा रे का कहेंगे या अल्फा पार्टिकल कहेंगे, ये आपका पॉजिटिव होगा। जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है उसको हम पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है उसको हम नेगेटिव कहेंगे, मतलब कि जो बीटा है रेज है वो नेगेटिव होता है। और जो स्ट्रेट जाता है विदाउट इफेक्ट करे, बिना किसी प्लेट के इफेक्ट के कारण वो अगर स्ट्रेट जाता है तो उसको गामा रेज कहा जाता है। तो जो आपका पेज नंबर 718 है उस पेज में देखिएगा, आपको प्रॉपर्टी दी हुई है अल्फा बीटा गामा तीनों रेज की। ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी दी हुई है। ये आप पेज नंबर 719 पे कंपेरिजन दिया हुआ इनकी प्रॉपर्टी का कि तीनों जो रेज होती है उनका नेचर कैसा होता है और उनका टोटल मास या चार्ज कितना होता है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर, वेलोसिटी, एनर्जी कितनी होती है, आयोनाइजेशन पावर कितना होगा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पे वो अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या उनका इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पर होता है या नहीं होता है। इन सारी चीजों के बारे में जो कंपैरिजन है वो पेज नंबर 719 पे दिया है। ठीक है, टेबल में उसको आप लोग पढ़ लेंगे। आगे का मैं कल बताऊंगी। यस मैम। मैम प्रोजेक्ट कब जमा करेंगे? हो तो गया ना प्रोजेक्ट का, टाइमिंग दे दो। आज दे दे? कल मतलब कल तो हम लोग आएंगे ही, तो कल दे सकते? नहीं आज स्कूल, कल तो छुट्टी था। मैम कल तो स्कूल है तो आज कल आके जमा कर दो। क्या? मैम कल स्कूल है तो कल देंगे। अरे हाँ, सॉरी कल है ना स्कूल, याद नहीं था मुझे। हाँ कल लेके आना ना। यस मैम। ओके मैम। हाँ ठीक।